नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 9 अगस्त और काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है। 9 अगस्त 1942 सबने पढ़ा भी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी आज हुई थी। खैर, आज मैं भारत छोड़ो आंदोलन पे नहीं बात करूंगा क्योंकि इंडिया मूवमेंट पे बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा सेट 17 टॉप करेंट अफेयर जो है, जो टॉप 10 का सीरीज चलता है, जिसे मैंने कहा भी था कि मॉर्निंग में अमर से दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण का एनालिसिस करेंगे और शाम को जो है मैं करंट अपडेट जो है आप लोग करंट अफेयर का जो भी है टॉप 10 सीरीज का जो है क्वेश्चन आंसर में कराता रहूँगा। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया बेटा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे चैनल का लिंक दिया रहता है। इस लिंक पे जाइए, डायरेक्ट संस्थान से आप लोग जुड़ जाएंगे। यूट्यूब का, व्हाट्सअप का, टेलीग्राम का, फेसबुक ग्रुप का लिंक है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक है। चलिए, तो आज हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संधि की शर्तें निम्न में से किस वर्ष लागू की गई थी? देखो, अब बताओ, क्वेश्चन कितना बढ़िया खूबसूरत सा क्वेश्चन पूछा है कि भारत और पाकिस्तान, जब नाम ही आता है तो लोग उठ के बैठ जाते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच संधि की शर्तें निम्न में से किस वर्ष लागू की गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द टर्म ऑफ द ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। तो संधि की शर्तें कब लागू की गई थी? तो वो शर्त है 1960, 1961, 62 और 65। तो इसका सही जो आंसर है 1961। ठीक है। चलिए, 1961 है। भारत और पाकिस्तान के बीच संधि की जो शर्तें थी 1961 में लागू कर दी गई थी। चलिए, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। लोकसभा में डॉक्टर संजय जायसवाल, कौन? डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली जल संसाधन समिति की अस्थायी समिति ने एक रिपोर्ट पेश की है। और डॉक्टर संजय जायसवाल जी इस समय बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंधु जल समझौता पर दोबारा विचार विमर्श किए जाने की जरूरत है, क्योंकि यह समझौता तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार हुई थी, उस समय के परिस्थितियों के अनुसार हुई थी। इसमें जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान, पर्यावरण प्रभाव जैसे विषय शामिल नहीं किए गए थे। तो इन्होंने एक रिपोर्ट दी है, जल संसाधन समिति की अस्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा गया कि उस समय की परिस्थिति के अनुसार यह समझौता किया गया था, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया था, जैसे जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान और पर्यावरण प्रभाव जैसे विषय इसमें शामिल नहीं किए गए थे। और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, उस समय के अनुसार कुछ और था, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग करने की ये लोग बात कर रहे हैं। सिंधु जल समझौता को वर्ष 1960 के समझौते के समय तत्कालीन और जानकारी प्रौद्योगिकी के अनुसार बनाया गया था, क्योंकि सभी लोग जानते हैं उस समय देश के प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए, सिंधु नदी जल समझौता के बारे में पढ़ लीजिए। सिंधु नदी जल बंटवारा आज तकरीबन 60 वर्ष पहले 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता से हुई थी और 12 जनवरी 1961 से संधि की शर्तें लागू कर दी गई। संधि के तहत सिंधु प्रणाली की 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ जो भारत से पाकिस्तान जाती है। इसमें पूर्वी क्षेत्र की 3 नदियों, बड़ी पेपर में पूछता है, ठीक है, जेट पूछता है कितनी नदियाँ थी और भारत की कितनी थी, पाकिस्तान कितनी थी। तो इसमें पढ़ लीजिए कि इसमें पूर्वी क्षेत्र की 3 नदियाँ रावी, ब्यास और सतलज पर भारत का एक छत्र अधिकार है, यानी कि पूर्वी क्षेत्र की 3 नदियाँ रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है। वहीं पश्चिमी क्षेत्र की नदियाँ सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान को भी दिए जाने का समझौता हुआ है। और अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले भी ये न्यूज़ में बहुत आया था, सिंधु नदी जल समझौता को लेकर बड़ा हंगामा भी हुआ था। ठीक है। तो इसको आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। जो रिपोर्ट आई है इसमें क्या चेंजिंग करने की बात की है, 1961 की बात की गई है। किसकी रिपोर्ट है, कौन सी समिति है, इस समिति ने क्या बोला है कि जरूरत वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन करने की बात की गई है। पूर्वी क्षेत्र की नदियाँ कौन है, पश्चिमी क्षेत्र की नदियाँ कौन है, कब सिंधु नदी समझौता हुआ था, कितनी नदियाँ थे इसमें, इसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन। और टेलीग्राम का बेटा ये लिंक है युक्ति आईएएस का, इसको क्लिक कीजिए और सारे संस्थान से जुड़िए। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय प्रणाली विज्ञान सर्वेक्षण जेडएसआई पहली महिला निदेशक निम्न में से की गई हैं। उनका नाम है सुप्रभात बनर्जी, मीरा सेठ, दृष्टि बनर्जी, रमाशंकर देवी और उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसका सही जो आंसर है सी, उसका नाम है धृति। चलिए, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, बस ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन कोई नहीं, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। चलिए, तो इसका सही आंसर है धृति बनर्जी। धृति बनर्जी इंडियन जूलॉजिकल सर्वे की पहली महिला निदेशक नियुक्त की गई है। पिछले 105 वर्षों में यह पहली बार है जब कोई महिला जेडएसआई मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर नियुक्त की गई है। 2012 में धृति जेडएसआई के डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की सह समन्वयक थी। बड़ी अच्छी उपलब्धि है कि कोई महिला जो है 105 वर्षों बाद ये डायरेक्टर नियुक्त की गई है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विज्ञान, ठीक है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये जान लीजिए। पर्यावरण, वन और वन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। इसको पढ़ लीजिएगा, आराम से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ये समृद्ध जीवन के
जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अग्रणी सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1 जुलाई 1916 को की गई थी और इसका उद्यम जो हुआ था 1875 में कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में स्थित प्राणी विज्ञान अनुभाग की स्थापना के साथ हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और वर्तमान में इसमें 16 क्षेत्रीय स्टेशन देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों में स्थित हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संकटापन्न जीव जंतुओं पर रेड डेटा बुक को भी प्रकाशित करता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेड डेटा बुक, ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, फ्लेक्सी फ्यूल इंजन इनमें से किस ईंधन का उपयोग करता है? The flexi fuel engine was which of the following fuels used by following fuel? इसका सही जो आंसर है ई है, क्योंकि ई जो ऑप्शन है इसमें, चलिए इसका जो सही आंसर है बेटा, सही आंसर इसमें है ए और सी, यानी कि पेट्रोल एंड एथनॉल। चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री जिनका नाम है नितिन गडकरी, नागपुर के सांसद भी हैं, ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोबाइल कंपनियों से फ्लेक्सी फ्यूल इंजन बनाने को कहा है। वर्तमान में हम गाड़ियों को में जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं उसमें अधिकतम 8.5% तक जैव ईंधन यानी एथनॉल मिलता है। ये फ्लेक्सी फ्यूल इंजन में आप पेट्रोल और एथनॉल दोनों को अलग अलग अनुपात में इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके साथ ही फ्लेक्सी फ्यूल इंजन में आप 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग तरह के ईंधनों का मिश्रण फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ी एलपीजी और पेट्रोल दोनों से चलती है तो दोनों के लिए अलग अलग फ्यूल टैंक होता है, लेकिन फ्लेक्सी इंजन वाली गाड़ियों में एक ही फ्यूल टैंक में अलग अलग तरह के ईंधन डाले जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जानते भी हैं, खेल से संबंधित होता है। 1991 और 1992। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा। सोच लीजिए और याद रखिएगा, यूपी चुनाव है। खैर मैं कुछ बोलूँगा नहीं, समझदार हैं आप लोग। इतना है तो भारत रत्न भी मिलना चाहिए मेजर ध्यानचंद को, आज तक नहीं मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार जरूर देगी। खैर चलिए, तो मैंने कहा कि राजीव गांधी नाम बदलने से क्या होगा, काम भी बदलना पड़ता है। चलिए, राजीव गांधी खेल रत्न, इसकी स्वागत करना चाहिए कि इनका नाम बदला। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 91 और 92 में किया गया था। चलिए बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा। बहुत अच्छी बात है। देशवासियों की भावना का सम्मान करते हुए खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देख लीजिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस सम्मान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था और सम्मान 91 में शुरू किया गया था। इसमें एक पदक, सम्मान सहित एक प्रमाण पत्र और नगद 25 लाख रुपए इनाम मिलता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे पहले खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद थे। वेरी गुड। मेजर ध्यानचंद के बारे में जान लीजिए, ये कौन थे? बहुत बड़ी हस्ती थे। मेजर ध्यानचंद 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में एक सिपाही के रूप में शामिल हुए थे और हॉकी खेलना शुरू किया था। हॉकी के इस महान खिलाड़ी ने 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया और तीनों ही बार देश को गोल्ड मेडल दिलाने में कामयाबी हासिल की। वर्ष 2020 में प्राप्त राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देख लीजिए कौन कौन है, ठीक है? रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, मरिपट्टी पैरा, विनेश फोगाट, ठीक है, और रानी रामपाल हॉकी। इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। चल अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है? मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि मैं तो देखिए आप लोगों को समझाने के लिए बस बोलता हूँ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब नाम बदल दिया गया है, तो मेजर ध्यानचंद साहब के नाम पर हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी भारत सरकार इनको भारत रत्न देने की भी घोषणा करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड असम विवाद के लिए समिति का गठन निम्न में से किसकी अध्यक्षता में की गई थी? नेफ्यू रियो, वाई पैटर्न, टी.आर. जेलियांग, मुकोंगचुंग। तो इसका सही आंसर है, इसका आंसर है नेफ्यू रियो। नागालैंड ने असम के साथ अपने सीमा विवादों और उससे जुड़े मुद्दों की जांच के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। नागालैंड की विधानसभा ने इस समिति के गठन की पहल और इस समिति से अपनी रिपोर्ट 3 माह के अंदर जमा करने को कहा है। इस समिति के अध्यक्ष जो है नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है, जिन्हें इस समिति का कन्वीनर बनाया गया है। नागालैंड के उप मुख्यमंत्री वाई पैटर्न और विपक्ष के नेता टी.आर. जेलियांग को कोऑर्डिनेटर बनाया गया। नागालैंड असम से सीमा विवाद, नागालैंड का असम से सीमा विवाद 1963 से शुरू हुआ, जब नागालैंड एक राज्य के रूप में आया। कई बार पेपर में पूछता भी है। नागालैंड स्टेट एक्ट 1962 में नागालैंड की सीमाओं को 1925 के नोटिफिकेशन के मुताबिक परिभाषित किया गया है। 1925 में नागा पहाड़ियाँ और तुएनसांग क्षेत्र को एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में एकीकृत कर उसे स्वायत्त क्षेत्र बना दिया गया था। नागालैंड ने फिर भी सीमा परिसीमन को स्वीकार नहीं किया और यह मांग की कि नए राज्य में नागा पहाड़ियाँ और उत्तरी कछार की और नगावांग जिलों में नागा प्रभाव वाले क्षेत्रों को भी शामिल
किया जाए, जो कि 1866 के क्षेत्रों के नोटिफिकेशन के मुताबिक नागा क्षेत्र के भाग थे। नागालैंड सरकार का इस बात पर जोर रहा है कि वर्ष 1960 के जिस 16 सूत्रीय समझौते के तहत नागालैंड का गठन हुआ उसमें सभी नागा इलाकों की बहाली भी शामिल थी, जिन्हें वर्ष 1886 में अंग्रेजों ने असम पर कब्जा करने के बाद नागा पहाड़ियों से अलग कर दिया था। दूसरी ओर असम सरकार का पुरजोर संवैधानिक रूप से सीमा को बनाए रखने का है। असम 1 दिसंबर 1963 में बने नागालैंड के कानून के तहत सीमा को बनाती है और यही, ठीक है, मैं इंग्लिश में भी कर देता हूँ, और यही दोनों राज्यों के बीच विवाद का मुख्य कारण है। और अब समझौतों पर पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद दोनों राज्य अपना सीमा विवाद खत्म हो जाएगा। चूंकि नागालैंड ने अधिसूचित बॉर्डर को स्वीकार नहीं किया, इसलिए असम से नागालैंड में सीमा संघर्ष है। 1965 में पहला सीमा विवाद उतरा, उसके बाद 1968, 69, 79, 85, 2007, 2014, 2015 में उभरा। इसके बाद असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संबंध में गुहार लगाई, फिर यह मामला अभी लंबित है और नागालैंड सरकार इस बात पर जोर है कि वर्ष 1960 के जिस 16 सूत्री समझौते के तहत नागालैंड का गठन हुआ है उसमें सभी नागा इलाकों की बहाली भी शामिल थी, जिन्हें वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम पर कब्जा करने के बाद नागा पहाड़ियों से अलग कर दिया था कि अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनटेप। यूनटेप क्या है नामक योजना की शुरुआत किन शासित प्रदेश के उपराज्यपाल द्वारा की गई है? आंसर है लद्दाख। सभी लोग जानते भी होंगे इसको। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने यूनटेप नाम की एक योजना की शुरुआत की, जिसके तहत केंद्र सरकार के 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित किया जाएगा। और यूनटेप योजना के पहले चरण में श्री माथुर ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को टैबलेट वितरित किया। टैबलेट ऑनलाइन ऑफलाइन सामग्री के साथ प्री लोडेड होगा, जिसमें टेक्स्ट बुक, वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन होगा। अच्छी बात है। जहां वोट वहीं टीकाकरण अभियान शुरू किस राज्य में के शासित प्रदेश में हुआ है? उसका नाम है नई दिल्ली। ठीक है, सीएम साहब अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ 45 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण करने के उद्देश्य से जहां वोट वहीं टीकाकरण अभियान शुरू किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, काफ़ी लड़ाई होती है इनसे। हाल ही में राष्ट्रीय आयुष मिशन को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? 25, 26, 28 और 30। याद रखिएगा 2026 में। ठीक है, राष्ट्रीय आयुष मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की अनुमति दी है। यह योजना 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक जाएगी। केंद्र ने 5 वर्षों में निवेश की जाने वाली योजना के लिए 4607 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन कई बार पेपर में पूछा गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन को पहली बार 15 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था और आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन को क्रियान्वित किया जा रहा है। मिशन का उद्देश्य आयुर्वेद, सिद्ध, स्वरिकपा, यूनानी और साथ ही होम्योपैथिक जैसे आयुष के मुख्य योग्यताओं क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके लागत प्रभावी आयुष सेवाएं प्रदान करना है। मिशन में आयुष अस्पतालों, औषधालयों का उन्नयन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, पीएससी, समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं को सह स्थान और 50 बेड वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना करना भी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग के लिए, ठीक है बेटा, सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद का गठन निम्न में से किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो नाम है उनका पुनीत डालमिया। डालमिया लोग जानते भी होंगे, डालमिया। केंद्र सरकार ने डालमिया भारत समूह के सीएमडी पुनीत डालमिया के तहत सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद का गठन किया है। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये जान लो डालमिया है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा योद्धा आंदोलन की शुरुआत किस संस्था ने किया है? उसका नाम है सीबीएसई। किसने किया है? सीबीएसई ने किया है। राष्ट्रीय युवा योद्धा आंदोलन की शुरुआत सीबीएसई ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 5 मिलियन युवाओं को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन से 50 मिलियन लोगों के कवर होने की उम्मीद है। और बोर्ड ने युवा मामले, खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, युवा यूनिसेफ और 9 से 50 से अधिक भागीदारों के एक बहुहितधारक संघ के साथ मिलकर आंदोलन शुरू किया है। 0 से 30 वर्ष की आयु के छात्र और शिक्षक स्वयं को अपने परिवार, अपने समुदाय और देश की सुरक्षा के लिए इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। इस आंदोलन में युवा योद्धाओं के साथ उनकी भागीदारी और कार्यों को पूरा करने के लिए यूनिसेफ प्रमाण पत्र अर्जित करने के साथ आसान और वास्तविक जीवन के कार्यों की एक श्रृंखला शामिल होगी। चलिए लास्ट में देख लेते हैं, बस 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। चलिए शामिल होगी, ठीक है। 0 से 30 आयु वर्ग के छात्र और शिक्षक को अपने परिवार, अपने समुदाय और देश की सुरक्षा के इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। इस आंदोलन में युवा योद्धाओं के साथ उनकी भागीदारी और कार्यों को पूरा करने के लिए इसे प्रमाण पत्र अर्जित करने के साथ आसान और वास्तविक जीवन के कार्यों की एक श्रृंखला शामिल होगी। इन कार्यों को 10 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा ताकि खुद को और अपने परिवार और अपने पड़ोस को कोविड-19 से बचाया जा सके। सीबीएसई के अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा, मुख्यालय दिल्ली, स्थापना 3 नवंबर 1962 को।
ठीक है, तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए कल हम फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया रहता है, डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, सब्सक्राइब क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और संस्थान से आप लोग जुड़ जाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।